2024 में मोदी को घेरने को लेकर विपक्ष बेचैन है। एक तरफ बेचैनी है नीतीश कुमार के अंदर, जो तीसरा मोर्चा खड़ा करके पीएम मोदी के घेरेबंदी में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो देश से लेकर विदेश तक में लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और 24 का मैदान मारना चाहते हैं। आज दोनों को जवाब मिला। इन सबके बीच मोदी के विजयी फॉर्मूले पर बीजेपी ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। रिपोर्ट जरा देखिए। Struggling fight, the democratic fight in our country. India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves. क्या ये 24 के समर का उद्घोष है? क्या 2024 की रणभेरी इस संकल्प राग से अनहद गूंजेगी? नव भारत, नूतन पथ और नवीन प्राण। तो फिर कांग्रेस के इस भगवा रंग और तिलक का क्या, जिसमें 2024 के लिए कांग्रेस संकेत फेंक रही है? उस मोर्चे का क्या जिसको तान कर सुशासन बाबू देश के शासन को थामने का स्वप्न पाले दर दर घूम रहे हैं? किंतु परंतु इफ एंड बट के बीच पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता का राग फिलहाल बजते बजते रह जा रहा है। लगता है विपक्षी एकता का सुर सिर्फ नीतीश कुमार के चक्कर में बिगड़ रहा है। यही वजह है कि 12 जून को होने वाली जो बैठक थी उसे तीसरी बार आगे बढ़ा दिया गया है। सूत्रों द्वारा ये जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार का नेतृत्व किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं है। यही वजह है कि न राहुल गांधी बैठक में आने वाले हैं और न ही मल्लिकार्जुन खड़गे। तो असल मुद्दा यही है कि 2024 के मैदानी जंग में चेहरा कौन उतरेगा मोदी के खिलाफ। पारिवारिक सत्ता की विरासत बचाने को बेचैन राहुल गांधी देश से लेकर विदेशी जमीन तक नाप रहे हैं और इधर नीतीश कुमार तीसरे मोर्चे के जुगाड़ में हाफ रहे हैं। पर अफसोस की बात बन नहीं रही। तो आखिर वजह क्या है? तो सबसे बड़ी वजह है दोनों की पीएम पद की महत्वाकांक्षा। दरअसल कर्नाटक चुनाव में मिली विजय के बाद अति आत्मविश्वास में गोते लगाती कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी के पास जो मंत्र है वो ये है कि अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है। और भारत जोड़ो यात्रा करके कर्नाटक विजय का काम उन्होंने कर दिया है। अब राहुल गांधी अमेरिका में घूम घूम कर मोदी निंदा कर रहे हैं और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का ठेका मांग रहे हैं। Entire opposition is struggling in India. Huge financial dominance, institutional capture. We are struggling to fight the democratic fight in our country. And we decided none of the systems were working. Democracy isn't just about an opposition party. It's about a set of institutions that support the opposition party. And those institutions were either captured, certainly weren't playing the role that they're supposed to play. लेकिन राहुल गांधी के लिए दिक्कत तब हो गई जब व्हाइट हाउस ने ही मोदी राज में भारत के लोकतंत्र के बारे में जवाब दे दिया। जवाब सीधा, सपाट और साफ था। India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves. And certainly, I would expect that the strength and health of democratic institutions will be part of the discussion. And look, we never shy away. And you can do that with friends. You're supposed to do that with friends. You're never shy away from expressing concerns that we might have with anyone around the world. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चाहे राहुल गांधी हों या नीतीश कुमार, दोनों का लक्ष्य एक है, स्वप्न एक है। मोदी को हटाना, 2024 में सत्ता पाना, मोदी के खिलाफ गठजोड़ बनाना और प्रधानमंत्री पद पर कब्जा जमाना। बस महत्वाकांक्षाओं की यही टकराहट एंटी मोदी मोर्चे के लिए बड़ी चुनौती है और इससे उबर पाना आसान नहीं।
और अगर इससे आगे निकल भी गए तो मुद्दा मोर्चे के लीडर के चेहरे पर गठबंधन में शामिल पार्टियों के भरोसे को लेकर भी उठ सकता है। राहुल गांधी के चेहरे को लेकर तीसरे मोर्चे की कई पार्टियां असहमत हैं, जिसमें से एक खुद ममता बनर्जी है, जो पहले राहुल को मोदी की हाई टीआरपी बताती रही है। वहीं नीतीश की बात करें तो खुद बिहार मॉडल को लेकर उनका किरदार कन्विंसिंग नहीं है। कानून व्यवस्था से लेकर विकास तक के मोर्चे पर नीतीश सरकार कटघरे में रही है। आप देश में हैं सबसे गरीब और आपका अहंकार है सबसे बड़ा। देश में आप हैं सबसे फिसड्डी और बात आप ऐसे करते हैं जैसे आप ही सब कर रहे हैं। अब यहाँ के नेताओं की हालत देखिए। आरजेडी का एमपी है 0, लोकसभा में आरजेडी का 0 एमपी है, 0। लेकिन प्रधानमंत्री से नीचे ये लोग बातें नहीं करते। प्रधानमंत्री कौन देश का होगा ये तय करेंगे। यहाँ अभी तक नेता ऐसा ही बना है जो कि शर्ट के ऊपर गंजी पहनता है और अपने को जमीनी नेता बताता है। तो नीतीश कुमार गंजी के ऊपर शर्ट पहन रहे तो लोग कह रहे हैं बड़ा समझदार है। देश में आप सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे फिसड्डी है, लेकिन आप बात करेंगे तो ऐसे करेंगे जैसे बिहार को आपने अमेरिका बना दिया है। एक बार बीच में वो बोलता है, हमको बीच में आकर के कह रहा था कि अपना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दीजिए। हम के बोला हम कांग्रेस पार्टी में मर्ज करेंगे, बहुत पहले, आज से 4 साल पहले आकर के कह रहा था। खैर इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं ना है। आजकल फिर अपना जहां गया है बीजेपी में तो उसी के हिसाब से कर रहा है। 22 मई को नीतीश बाबू भतीजे तेजस्वी के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे थे, ताकि एंटी मोदी मोर्चे को बनाने में आगे बढ़ा जा सके। ये जानते हुए कि न कांग्रेस को नीतीश की लीडरशिप पसंद है और न ही नीतीश बाबू और मोर्चे की दूसरी पार्टियों को राहुल का नेतृत्व। तो एंटी मोदी मोर्चे को लेकर कांग्रेस के खुरपेज एक नहीं कई हैं। कांग्रेस को नीतीश की लीडरशिप पर तो ऐतराज है ही, साथ ही ममता बनर्जी की अति सक्रियता से भी दिक्कत है, क्योंकि ममता ने ही पटना में मोर्चे की बैठक करने को कहा था। इसके अलावा मोर्चे में केजरीवाल की एंट्री से भी कांग्रेस सहमत नहीं है। लेकिन कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा मोर्चे के भीतर कांग्रेस की भूमिका को लेकर है, जो उसके कद के हिसाब से कमतर है। कांग्रेस को लगता है कि सभी विपक्षी पार्टियों को राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट होना चाहिए, और ये संकेत खुद राहुल देते भी रहे हैं, विपक्षी पार्टियों को निमंत्रण देकर। ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की बैठक पर केसीआर, स्टालिन और नवीन पटनायक ने भी पानी फेर दिया है, विपक्ष की कथित एकता बैठक से असहमति जताकर। नीतीश कुमार तो नवीन पटनायक से मिलने उड़ीसा तक गए थे, लेकिन दाल गली नहीं। अगले ही दिन नवीन पटनायक ने पीएम मोदी से मुलाकात की और संदेश दिया कि वो तीसरे मोर्चे के हिस्से में नहीं है। तो एंटी मोदी मोर्चे और विपक्षी एकता की हिलती डुलती कल्पना के बीच बीजेपी ने 2024 की रणनीति के मद्देनजर अपने मोर्चे को मजबूत करना शुरू कर दिया है, जिसमें फोकस फिलहाल 2023 के विधानसभा चुनाव पर है। और पीएम मोदी का मैसेज मिलने के साथ ही प्लान 23-24 एक्टिव हो चुका है, जो 3 सूत्र पर कसा है: पुराने साथियों को साथ लाना, एनडीए से नए दलों को जोड़ना और विजयी कॉम्बिनेशन तैयार करना। मोदी का फॉर्मूला सीधा है, भरोसे और विश्वास की केमिस्ट्री के साथ एक अभेद्य विजयी कॉम्बिनेशन तैयार करने का। पीएम मोदी ने पार्टी को साफ कहा है कि ये धारणा नहीं बननी चाहिए कि बीजेपी क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर नहीं चल रही। पीएम मोदी के संदेश को टीडीपी, अकाली दल, बीएसपी, बीजेडी, जेडीएस और वाईएसआरसीपी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जब विपक्ष ने नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया था तो इन दलों ने बीजेपी का समर्थन किया और कार्यक्रम में शामिल हुए थे। पिछले दिनों एनडीए के पुराने सहयोगी टीडीपी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए और दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। 2018 के बाद ये उनकी पहली मुलाकात थी। उसके बाद में सुगबुगाहट तेज हो गई कि अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में दोनों पार्टी में एक बार फिर से गठबंधन हो सकता है। तो क्या इसी संकेत के साथ मोदी
उस रास्ते को एक बार फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने रख चुके हैं, जिस पर चलते हुए बीजेपी ने 2 से 303 लोकसभा सीटों का सफर पूरा किया था। सन 84 में जो हुआ, देश कभी भी उस काले पृष्ठ को भूल नहीं सकती है। और उसके बाद जो चुनाव हुआ, कांग्रेस को ऐतिहासिक बहुमत मिला था। हमने जमीन पे काम किया, हमने अपने संगठन को मजबूत किया, और तब जाकर आज हम यहां पहुंचे हैं। तो क्या मोदी ने विपक्ष की वर्चुअल एकता की कार्ड खोज ली है? क्या विपक्ष के तुष्टीकरण और जातिवादी खेमे के कार्ड को मोदी अपने नए कॉम्बिनेशन से काउंटर करेंगे? 2024 को लेकर विपक्षी रणनीति को देखते हुए बीजेपी एक्टिव हो चुकी है। अपने पुराने सहयोगियों को फिर से जोड़ने और नए साथी साथ लाने के लिए शाह नड्डा मिशन में जुट गए हैं। कुछ दिन बाद ही शाह और नड्डा आंध्र प्रदेश जा रहे हैं। कर्नाटक दुर्ग के ढहने के बाद बीजेपी के लिए दक्षिण की चुनौती बड़ी है, क्योंकि अकेले कर्नाटक में उसके पास 28 में से 25 लोकसभा सीटें हैं। यही वजह है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी बीजेपी अपनी रणनीति नए सिरे से कस रही है। दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में इसी पर मंथन हुआ, जो करीब 4 घंटे तक चला। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष की इस बैठक में केंद्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश प्रभारियों को लेकर चर्चा हुई। यूपी सहित कुछ राज्यों के प्रदेश प्रभारी बदले जा सकते हैं। कुछ राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदलने पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रीय पदाधिकारियों में कुछ नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को नए तेवर देने पर मंथन हुआ। कंफ्यूजन करेक्शन करने का मौका नहीं देता। फिलहाल मोदी के खिलाफ विपक्ष की कथित एकता को लेकर कंफ्यूजन तगड़ा है। दरअसल इसके पीछे प्रधानमंत्री पद का वो अदृश्य झगड़ा है जो फिलहाल सबसे बड़ा रोड़ा है। दूसरी तरफ मोदी मैजिक है, गवर्नेंस का मोदी मॉडल है और राजनीति का मोदी का मित्रता सूत्र, जो अब तक बीजेपी के लिए कारगर साबित हुआ है। 2024 के समर में ये सूत्र क्या सिद्ध होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।